दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने कैसेंड्रा सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखी थी और आज हम इसके बाकी 3 एपिसोड्स की कहानी को जानते हुए कुछ थियरीज पे बात करेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में छोड़ दिया है, और अल्टरनेटिवली आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस सीरीज को देख सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स roll the intro. तो एपिसोड 3 के अंत में हमने देखा था कि कैसेंड्रा के सलाह पे जूनो स्कूल में एक गन लेके गई थी और अपने परफॉर्मेंस के दौरान वो उसे फायर भी कर देती है। ना 4th एपिसोड के शुरुआत में हमें समीरा के पास्ट को दिखाया जाता है, जब उसकी फैमिली शहर में रहती थी, वो भी कैथलीन के साथ। कैथलीन, जो कि समीरा की सिस्टर थी, वो मेंटली स्टेबल नहीं थी और एक रात वो अपनी मेडिसिन लेना भूल जाती है। अब डिनर के बाद जूनो और कैथी आपस में कुछ क्राफ्ट वगैरह बना रहे होते हैं, जहां जूनो एक पिंक कलर के सन को पेंट कर रही थी। तभी अचानक कैथलीन का मूड बिगड़ जाता है और वो जूनो को डांटने लगती है, सेइंग कि सन पिंक कलर का नहीं होता। हम समझ पाते हैं कि कैथलीन को शायद स्किज़ोफ्रेनिया था, जिसके चलते वो ऐसे सिम्टम्स दिखा रही थी, और गुस्से में कैथी गलती से जूनो को एक सिजर से चोटिल भी कर देती है। फिन भी ये फिगर आउट कर लेता है कि कैथलीन अपनी दवाइयां भी ठीक से नहीं ले रही थी, जिसके चलते वो कभी कभी एक्सट्रीम मूड स्विंग से सफर करती थी। अब चोटिल होने के कारण जूनो रोने लगती है और डेविड आकर जूनो को अपने साथ ले जाता है, और उसके हाव भाव से ये लग रहा था कि वो कैथलीन के यहाँ रहने से बहुत ही ज्यादा नाखुश था। उसी रात डेविड एंड समीरा कैथलीन को लेकर बहुत झगड़ते हैं और कैथी भी रूम के बाहर से ये सब सुन लेती है, और शायद इसी इंसिडेंट के कारण कैथलीन ने खुद को इन्हीं के घर में समाप्त किया। कैथलीन के शरीर को जूनो डिस्कवर करी थी, जो कि ऑफ कोर्स जूनो के लिए एक बड़ा सदमा था। तो हाँ, इसी ट्रॉमा से उबर पाने के लिए ये लोग शहर छोड़ के इस छोटे जगह पे आए थे, इस एआई वाले घर में। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि जूनो के गोलियां चलाने से कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ था, लेकिन क्लास के सारे बच्चों के पेरेंट्स काफी गुस्से में थे। ये सारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि जूनो स्कूल में रहे, लेकिन समीरा सबको समझाती है कि जूनो को कैथलीन की मौत से काफी शॉक मिला है, जिसके चलते वो मेंटली साउंड नहीं है, और अगर उसे सोशलाइज करने का एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो कभी भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाएगी। बेसिकली समीरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो जूनो को स्कूल से बाहर निकालने की बात ना करें। सभी लोग समझते हैं और फिलहाल के लिए तो जूनो को स्कूल से बाहर नहीं किया जाता। घर लौटकर जूनो कैसेंड्रा से नाराज थी, क्योंकि कैसेंड्रा के आइडिया की वजह से ही उससे इतनी बड़ी गलती हुई थी। लेकिन कैसेंड्रा जूनो को ऐसे मैनिपुलेट करती है कि जूनो इसे अपनी ही गलती मानने लग जाती है। ऐसे में जब समीरा जूनो से पूछती है कि तुम्हें गन के बारे में किसने बताया, तो जूनो उन्हें कैसेंड्रा के बारे में कुछ भी नहीं बताती। ऑल्दो समीरा समझ चुकी थी कि ये कैसेंड्रा का ही काम है। समीरा जूनो से फोर्सफुली कहने लगती है कि एडमिट करो कि तुम्हें कैसेंड्रा ने गन के बारे में बताया था, और ऐसे में कैसेंड्रा डेविड से कह देती है कि समीरा जूनो को हर्ट कर रही है। डेविड फौरन जूनो को समीरा से दूर करता है, और यहाँ डेविड कैसेंड्रा से पूछता है कि उसने इन्हें क्यों नहीं बताया कि जूनो इनके बेड के नीचे से कुछ ढूंढ रही थी, या फिर जूनो एक गन लेके स्कूल गई है। देखा जाए तो कैसेंड्रा को तो घर के अंदर का सब दिखता है ना। वेल, इस पे कैसेंड्रा कहती है कि उसे लगा कि जूनो बेड के नीचे खेल रही है एंड शी डिडंट नो अबाउट इट। इन शॉर्ट, कैसेंड्रा पूरी फैमिली की पीस तबाह कर चुकी थी और घर में सबका मूड खराब हो गया था। ऐसे में कैसेंड्रा अपना अगला दाव खेलती है, एंड दैट वाज कि वो खुद से ही टर्न ऑफ हो जाती है, सेइंग कि वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डिजाइंड है, ना कि फैमिली में झगड़े करवाने के लिए। तो ऐसे में जब समीरा की मानसिक हालत सही हो जाएगी तो ये लोग उसे वापस ऑन कर लें। ऑफ कोर्स ये कैसेंड्रा की चाल थी सिंपैथी गेन करने की, लेकिन समीरा वाज डिटरमिन्ड। इनफैक्ट समीरा तुरंत बेसमेंट में जाकर कैसेंड्रा के सर्वर की स्विच ऑफ कर देती है और वायर्स वगैरह भी निकाल देती है, जिससे वो वापस ऑन ना हो सके। अब यहाँ से कहानी वापस 1960s एंड 70s वाले टाइम पे जाती है, जब कैसेंड्रा एक एक्चुअल लेडी थी। तो यहाँ हमें 1964 का दृश्य दिखाया जाता है, जब पीटर 8-9 साल का ही रहा होगा। हॉस्ट पीटर को उसी एज से फुटबॉलर बनाना चाहता था, जबकि छोटे पीटर को तो हमेशा से आइस स्केटिंग करनी थी। हॉस्ट के मुताबिक आइस स्केटिंग लड़कियों का काम था और पीटर को ये सब नहीं करना चाहिए। बेसिकली पीटर थोड़ा लड़कियों जैसा बिहेव करता था, और इस बात से हॉस्ट काफी कंसर्न था। हॉस्ट तो पीटर को क्रिसमस पे आइस स्केट्स के बजाय फुटबॉल एंड बूट्स गिफ्ट करता है, लेकिन कैसेंड्रा अपने बेटे को आइस स्केट्स दे ही देती है। अब ये कपल एक और बच्चे को जन्म देने के बारे में बात करते हैं, जहाँ कैसेंड्रा तो वापस
कंसीव करने को तैयार थी, लेकिन हॉस्ट की बातों से हमें फील होता है कि वो कैसेंड्रा के शेप में रहने को लेके ज्यादा कंसर्न्ड है। उसी रात हॉस्ट और कैसेंड्रा आपस में थोड़ा बहुत लड़ते हैं, लेकिन फिर इनके बीच सब ठीक हो जाता है और हॉस्ट भी एक बच्चे के लिए राजी हो जाता है। दोनों इंटीमेट होते हैं और कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि कैसेंड्रा अब अपने सेकंड चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट थी। हॉस्ट भी इससे काफी खुश होता है और दोनों सोच में होते हैं कि इन्हें बेटी होगी या फिर बेटा। यहाँ हॉस्ट की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे लड़का ही चाहिए था और इससे कहीं ना कहीं हॉस्ट की खराब मेंटालिटी भी हमें पता चल जाती है। बातचीत के दौरान हॉस्ट कैसेंड्रा को अपने लैब ले जाता है, क्योंकि उसके लैब पे एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से ये लोग अपने बच्चे का जेंडर पता लगा सकते थे। ये कुछ अल्ट्रासाउंड जैसी ही टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम था वेक्टर साउंड, जिसमें एक रेडिएशन वाला मशीन कैसेंड्रा के बेली के साथ अटैच किया जाएगा, जिससे बच्चे की इमेज आएगी और जेंडर पता चल जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कैसेंड्रा को काफी तकलीफ होने लगती है और वो दर्द से कड़ाहती है, जिससे ये प्रक्रिया बंद करनी पड़ती है। लेकिन तब तक इमेजेस कुछ आ गए थे और हॉस्ट देख लेता है कि उसे एक बेबी गर्ल होने वाली थी और इससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता में पड़ गया था। अब दोस्तों इस सीन को याद रखना, क्योंकि ये कहानी में आगे एक अहम भूमिका निभाएगी। अब एक रात काफी तेज तूफान चल रही थी और कैसेंड्रा देखती है कि उसके इंटरनल पार्ट्स में भयंकर तरह की दर्द हो रही है और खून वगैरह निकल रहा है। तो ऐसे में शायद उसे हॉस्पिटलाइज करने का वक्त आ गया था, लेकिन हॉस्ट उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाता क्योंकि बाहर रास्ते में पेड़ गिरा था। अब हॉस्ट डिसाइड करता है कि वो कैसेंड्रा के बेबी को घर पे ही डिलीवर करेगा और हॉस्ट किसी से तो फोन पे सलाह लेकर ये डिलीवरी करवाता है। लेकिन डिलीवरी के बाद क्या हुआ वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल हम वापस प्रेजेंट टाइम वाली कहानी पे आते हैं, जहां समीरा वाज कंसर्न्ड क्योंकि जूनो के स्कूल में गन वाले इंसिडेंट के बाद जूनो से कोई भी बच्चे बातचीत नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट अब तो कैसेंड्रा भी ऑफ थी, तो ऐसे में जूनो वाज फुली अपसेट एंड अलोन। इसलिए समीरा प्लान्स कि वो जूनो के लिए एक फ्रेंड ढूंढेगी और इसके चलते वो डेविड से कहती है कि जूनो की पॉपुलर क्लासमेट एमिली है ना, उसकी माँ का एक बुक शॉप है, तो अगर डेविड जो कि इतना बड़ा राइटर है वो उनके बुक स्टोर में मीट एंड ग्रीट करेगा तो उनकी सेल बढ़ सकती है और बदले में क्रिस्टन की बेटी एमिली उनके घर आकर जूनो के साथ खेले, जिससे जूनो का अकेलापन दूर हो जाएगा। और क्योंकि एमिली काफी पॉपुलर है तो जूनो की बाकी फ्रेंड्स भी बन जाएंगी। सो एज प्लान डेविड भी एमिली की मॉम क्रिस्टन को इस बात के लिए मना लेता है और एक रोज एमिली जूनो के साथ उनके घर में खेलने आती है। अब घर में जूनो, एमिली और समीरा थे एंड कैसेंड्रा भी ऑफ कर दी गई थी, जिसके चलते समीरा काफी रिलैक्स थी। समीरा दोनों बच्चों के साथ लुका छुपी खेलने का डिसाइड करती है, जिसके दौरान जूनो शायद एक पल के लिए कैसेंड्रा के रोबोट को लिफ्ट में चढ़ते हुए देखती है, लेकिन उसे लगता है कि कैसेंड्रा तो शटडाउन हो गई है ना, तो शायद उसे गलतफहमी हुई होगी। खैर अब दोनों बच्चे छिपने जाते हैं और समीरा उन्हें ढूंढती है। तभी एमिली देखती है कि माइक्रोवेव का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो बेचारी उसके अंदर जा छिपती है। अब समीरा जल्द ही एमिली को ढूंढ लेती है, लेकिन जैसे ही वो माइक्रोवेव का दरवाजा खोलने जाती है तो वो लॉक हो जाता है और तो और माइक्रोवेव खुद ब खुद पावर ऑन हो जाता है, जिससे अंदर एमिली जलने लग जाती है। समीरा के बहुत कोशिश करने के बाद भी माइक्रोवेव का दरवाजा नहीं खुलता और एमिली अंदर हर्ट हो रही थी। नाउ ऑब्वियसली ये सब कुछ कैसेंड्रा ही कर रही थी एंड दिस मेक्स अस वंडर कि क्या मेन स्विच को ऑफ कर देने के बाद भी कैसेंड्रा समहाउ ऑन है, और अगर वो ऑन है तो क्या वो ऑफ होने का नाटक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ फिन नोटिस करता है कि स्टीव स्कूल नहीं आया था और वो उसे टेक्स्ट भी करता है, और अगर आपको याद होगा तो स्टीव एक दिन फिन से मिलकर निकला था तो कैसेंड्रा ने उसे धमकाया था सेइंग कि वो फिन से दूर रहे, क्योंकि कैसेंड्रा अपने आप को फिन की मां बताई थी। अब स्कूल के बाद फिन सीधे स्टीव के घर जाता है, जहां स्टीव की मां फिन को बताती है कि स्टीव पिछले 2 दिन से घर नहीं आया है। फिन अब परेशान होकर घर जाने लगता है कि तभी उसे स्टीव की कॉल आती है और वो उसे एक सुनसान जगह पे मिलने बुलाता है। फिन स्टीव से मिलता है और कहता है कि जिस दिन वो उससे मिलके घर आया था उसी दिन उसने अपने फादर को अपने गे होने वाली बात बताई, लेकिन उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा हो गए थे और स्टीव उनसे डर के ही यहाँ पे छुपा हुआ है। तो हाँ, कैसेंड्रा ने कुछ किया नहीं था स्टीव को, वो अपनी मर्जी से यहाँ छुप रहा था, लेकिन वो फिन को ये जरूर बताता है कि कैसेंड्रा ने फिन को उसका बेटा कह के संबोधन किया था और स्टीव के मुताबिक फिन को उस रोबोट को ऑफ कर देना चाहिए बिकॉज शी इज वेरी क्रीपी। खैर तो इस सब के बाद फिन वापस अपने घर आता है, जहाँ तो एम्बुलेंस वगैरह थी और अलग ही सीन हो गया था। हम समझ पाते हैं कि माइक्रोवेव वाले हादसे से एमिली को 2nd डिग्री बर्न आई थी। इनफैक्ट एमिली तो समाप्ति हो जाती अगर एन वक्त पे जूनो आके माइक्रोवेव को ओपन ना करती। पुलिस एंड बाकियों का भी कहना था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि समीरा से माइक्रोवेव ओपन नहीं हुआ जबकि 9 साल की जूनो उसे इजीली ओपन कर दी।
बेसिकली कैसेंड्रा यहाँ समीरा को अच्छे से फंसा चुकी थी और बाध्य होकर समीरा खुद को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराती है, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि समीरा में कोई तो मेंटल प्रॉब्लम है जिसके चलते वो एमिली को चोट पहुंचाई थी। डेविड भी उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में जाने से पहले समीरा चुपके से जूनो को एक फोन दे देती है जिससे वो इमरजेंसी में एक दूसरे से बात कर सकेंगे। खैर, अब समीरा को हॉस्पिटलाइज कर डेविड, फिन और जूनो घर आते हैं, खुद डिनर करने बैठते हैं, जहां जूनो उसके डैड को बताती है कि ये सब जो भी हुआ है वो समीरा ने नहीं बल्कि कैसेंड्रा ने करा है, क्योंकि उस दिन जूनो कैसेंड्रा को देखी थी जबकि उसे तो ऑफ कर दिया गया था। फिन भी जूनो की बातों का भरोसा करता है, सेइंग कि कैसे स्टीव बता रहा था कि कैसेंड्रा इज सो मच पॉसेसिव अबाउट फिन। लेकिन ऑफ कोर्स डेविड इन दोनों की बात पे अब भी यकीन नहीं करता। लेकिन सून ही डेविड का ये इग्नोरेंस बहुत जल्द खत्म होने वाला था, क्योंकि लिटरली इनके सामने रोबोट कैसेंड्रा आ जाती है जो इन्हें डाइनिंग रूम में ही लॉक कर देती है और पूरे घर को हर तरफ से बंद कर देती है। अब कैसेंड्रा एज यूजुअल समीरा के फैमिली को अपना बताती है और सबको धमकाने लगती है। कैसेंड्रा कहती है कि नाउ यू आर ऑल माई फैमिली, और तुम वैसे ही रहोगे जैसा मैं चाहूंगी। कोई इधर उधर किया तो वो पूरे फैमिली को खत्म कर सकती है, गैस लीक करके, आग लगा के। नाउ ऑफ कोर्स डेविड, फिन एंड जूनो डर जाते हैं और उनके मन में सवाल था कि आखिर कैसेंड्रा रोबोट कैसे बनी। और इस पॉइंट पे कैसेंड्रा खुद अपनी बैक स्टोरी बताती है कि हाउ एग्जैक्टली शी बिकेम लाइक दिस। तो यहाँ से कहानी 1972 पे आती है, जहां रियल कैसेंड्रा अपने स्पीच में थोड़े से इम्पेयरमेंट डिटेक्ट करती है। लाइक अब वो बात करते करते बीच में स्टैमर वगैरह करने लग गई थी, जो कि बहुत अनयूजुअल था। दिन दोपहर को बुर्गिट, उसका पति, दिन कैसेंड्रा एंड हॉस सब मिलके पीटर के फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, जहां पीटर को रेड कार्ड मिल जाता है और वो लॉकर रूम में जाकर अपनी माँ से कहता है कि उसे अब फुटबॉल नहीं खेलना और वो क्विट कर रहा है। खैर, अब पीटर आए दिन एक लड़की से मिलने जाता था और कैसेंड्रा इससे काफी खुश होती है। उसी शाम कैसेंड्रा अचानक से वीकनेस के कारण गिर जाती है और वो सीधे बुर्गिट को कॉल लगाती है, जहां हम देखते हैं कि वो अपने घर पे हॉस्ट के साथ इंटीमेट हो रही थी। कैसेंड्रा अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हॉस्ट को फोन देने को कहती है और अगले ही क्षण कैसेंड्रा उसे बड़े कॉन्फिडेंटली कहती है कि मुझे पता है तुम मुझ पे लंबे समय से चीट कर रहे हो विद बर्गिट, और बर्गिट का बेटा थॉमस भी तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन मुझे उस बात से प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि तुम एक खराब पिता हो और फिलहाल आई एम नॉट वेल, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो कैसेंड्रा अब अपने पति को लेकर सीधे डॉक्टर के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, और ऐसा वैसा कैंसर नहीं, रादर बॉडी के हर पार्ट्स में ही कैंसर हो चुका है। इतना भयानक कैंसर तो डॉक्टर ने भी नहीं देखा था, एंड इट वाज क्लियर कि ये किसी तरह के रेडिएशन की वजह से हुआ है, क्योंकि कैसेंड्रा ना तो ड्रिंक करती है ना स्मोक करती है। इनफैक्ट वो तो काफी हेल्दी लाइफस्टाइल जीती है। कैसेंड्रा समझ जाती है कि उसे कैंसर हॉस्ट के लैब वाले उस मशीन के रेडिएशन की वजह से हुआ था जो उसने बच्चे के जेंडर को डिटरमिन करने के लिए टेस्ट करा था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें भी गलती हॉस्ट की ही थी। कैसेंड्रा अब बस कुछ दिनों की ही मेहमान थी। खैर, अब घर आकर कैसेंड्रा ये भी पता लगा लेती है कि उसका बेटा पीटर किसी लड़की से नहीं मिलता बल्कि अकेले बैठकर ड्रिंक किया करता है, और जैसे ही पीटर को उसके माँ की कैंसर की खबर मिलती है तो वो मानो टूट ही जाता है। कैसेंड्रा भी समझ जाती है कि उसके बिना उसका बेटा सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो चिंता में पड़ जाती है। इसी चिंता के कारण वो आधी रात हॉस्ट को जगाती है और पूछती है कि तुम एक नई इन्वेंशन कर रहे थे ना, वो मुझे दिखाओ। अगर आपको याद हो तो हॉस्ट कुछ एक ऐसा बना रहा था जिससे ह्यूमंस हमेशा के लिए जी सकेंगे, और कैसेंड्रा यहाँ उसी रिसर्च की बात कर रही है। सो हॉस्ट भी कैसेंड्रा को लेकर अपने लैब चला जाता है और उसका बेसिक प्लान ये था कि ह्यूमन की डेथ हो जाती है क्योंकि उसके बॉडी सेल्स वगैरह एज करते हैं, लेकिन अगर किसी ह्यूमन की कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व करा जाए, लाइक उसके माइंड एंड सोल के डेटा को प्रिजर्व किया जाए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स, तो भले इंसान का शरीर खत्म हो जाए लेकिन वो इंसान रोबोट फॉर्म में जीवित जरूर रहेगा, वो भी फॉरएवर। हॉस्ट के इस प्रोजेक्ट को इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इसके ट्रायल के लिए ह्यूमन सब्जेक्ट्स चाहिए थे। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि ह्यूमन सब्जेक्ट सर्वाइव नहीं करते आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि उनके कॉन्शियसनेस को तो मशीन में डाल दिया जाता ना। वैसे हॉस्ट कहता है कि उसका ये प्रोजेक्ट रैट्स वगैरह पे एकदम परफेक्ट वर्क किया था। ये सब सुन के कैसेंड्रा वाज लाइक कि वो सब्जेक्ट बनने को तैयार है, यानी वो खुद को सैक्रिफाइस करेगी टू लिव फॉरएवर एज अ रोबोट, क्योंकि ऐसे भी वो ज्यादा दिन जिंदा तो नहीं ही रहने वाली थी। बस फिर क्या था, हॉस्ट भी काम पे लग जाता है और अपने घर को पूरा बदल के उसे फर्स्ट स्मार्ट हाउस बनाता है जिसको अब फुली कैसेंड्रा की कॉन्शियसनेस ऑपरेट करेगी। खैर, अब घर कैसेंड्रा के लिए तैयार हो रहा था और कैसेंड्रा बेसमेंट में हॉस्ट के असिस्टेंट विलियम से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हारे ही प्रेगनेंसी टेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट के चलते मेरी बेबी मारी गई, और तो और मुझे कैंसर भी हुआ, तो अगर तुम मेरे लिए एक आखिरी काम कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। बेसिकली कैसेंड्रा यहाँ विलियम को ब्लैकमेल करती है और वो उससे कुछ करवाना चाहती थी। क्या करवाना चाहती थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही कैसेंड्रा की जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें भी अभी तक तो हमें यही बताया जा रहा है कि जो बच्ची निकली थी वो जिंदा नहीं थी, लेकिन इसके पीछे का सच भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। खैर, अब अपने आखिरी दिन कैसेंड्रा बड़े खुशी
से बिताती है और स्मोक ड्रिंक सब करती है। देन फाइनली कैसेंड्रा अपने कॉन्शियसनेस को मशीन में दे देती है, जिससे कैसेंड्रा रोबोट में तब्दील हो जाती है। तो हाँ दोस्तों, इस तरह से रोबोट कैसेंड्रा का जन्म हुआ, जिसे हम जानते ही हैं। और यही वजह है कि कैसेंड्रा इतनी स्मार्ट है, क्योंकि वो लिटरली ह्यूमन है, ना कि किसी तरह की प्रोग्रामिंग और एआई। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हॉस्ट के कारण कैसेंड्रा इंसान से रोबोट बन चुकी है। कैसेंड्रा रोबोट बनके काफी नई नई चीजें डिस्कवर करती है और वो पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी पीटर कैसेंड्रा के रोबोट को देखता है और अगले ही क्षण वो अपने माँ के भयानक मृत शरीर को भी देखता है, जिसे देख वो कभी भी ट्रॉमा से बाहर निकल नहीं पाता, न ही कैसेंड्रा की रोबोट को अपनी माँ समझ पाता है। वहीं अब हॉस्ट और कैसेंड्रा आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये हो नहीं सकता ना, एक रोबोट है एक इंसान, और इसके चलते दोनों में डिफरेंसेस भी आने लग गई थी। मतलब ऑब्वियसली एक रोबोट तो इंसान से अलग ही। अब एक रोज हॉस्ट काम पे जा रहा होता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे घर में ही रोक लेती है, मतलब जबरदस्ती रोक लेती है, डोर्स वगैरह लॉक करके। और तो और जब बर्गिट हॉस्ट को कॉल करती है तो कैसेंड्रा फोन की तार ही कट कर देती है। इन इंसिडेंट से हॉस्ट को समझ आ गया था कि ये रोबोट कैसेंड्रा बड़ी खतरनाक है और वो हॉस्ट को चैन से जीने नहीं देगी, जिसके चलते हॉस्ट कैसेंड्रा को चकमा देकर उसका स्विच ऑफ कर देता है। तो अब कैसेंड्रा हो चुकी है ऑफ, जिसके बाद हॉस्ट बर्गिट और उसके बेटे थॉमस को भी अपने ही घर बुला लेता है, जहां हॉस्ट पीटर को बताता है कि थॉमस यानी बर्गिट का बेटा उसका ही बेटा है। अब ये सब बात को सुनना, इसे एक्सेप्ट करना पीटर के लिए काफी ज्यादा था, स्टिल वो कैसे भी मैनेज कर रहा था। तभी एकदम स्टेल्थली कैसेंड्रा भी ऑन हो जाती है और हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा ने विलियम को ब्लैकमेल कर यही बात मनवाई थी कि वो कैसेंड्रा का पावर स्विच ना बनाए, बल्कि बाहर जो स्विच होगा वो डमी टाइप का होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसेंड्रा को कभी ऑफ किया ही नहीं जा सकता था और वो खुद से ही ऑफ या ऑन हो सकती है, कोई और स्विच वगैरह नहीं कर सकता। यानी कैसेंड्रा हर बार खुद को ऑफ करने का बस नाटक करती है और बैकग्राउंड में सब कुछ एनालाइज करती ही रहती है। खैर अब उसी रात बर्गिट हॉस्ट के साथ किचन में खाना वगैरह बना रही थी और कैसेंड्रा बर्गिट को माइक्रोवेव में फंसाकर उसके मुंह पे एक के बाद एक वार करने लग जाती है। कैसेंड्रा तो थॉमस को सीढ़ियों से नीचे भी गिरा देती है, लेकिन पीटर उसे बचाता है। अब सारे लोगों को पता चल चुका था कि कैसेंड्रा इनको चोट पहुंचा सकती है और इसलिए सारे लोग कार लेकर घर से भागने की सोचते हैं। अब कार में ये निकल ही रहे होते हैं कि कैसेंड्रा भी इनके पीछे आने लगती है। now कार में बार बार पीटर किसी को घर से लाने की बात कर रहा था, जिसके चलते हॉस्ट अपना बैलेंस लूज कर देता है और इनके कार की एक्सीडेंट हो जाती है। कैसेंड्रा भी तब तक पीछे से आती है, देखती है कि हॉस्ट तो खत्म हो गया है और उसका बेटा कैसेंड्रा के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। ये सब देख कैसेंड्रा अपना आपा खो देती है और पूरा घर बंद पड़ जाता है। मतलब इस शॉक से कैसेंड्रा काइंड ऑफ खुद को ही शट डाउन कर लेती है और ये वही सीन है दोस्तों जो सीरीज के स्टार्ट में हमने देखा था, जहां एक स्ट्रेंजर एक माँ और उसके बच्चे को बचाया था। और ये माँ और बच्चा और कोई नहीं बल्कि बर्गिट और उसका बच्चा थॉमस है। नाउ कैसेंड्रा के घर में सब कुछ ऑफ हो चुका था एक्सेप्ट अ लाइट स्विच जो कि ऑन ऑफ हुए जा रहा था। बेसिकली हम घर के अंदर एक अजीब से दिखने वाली बच्ची को देखते हैं जो ये स्विच ऑन ऑफ कर रही थी। अब ये बच्ची कौन है इसके बारे में मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा। फॉर नाउ कहानी 1965 में जाती है, जब कैसेंड्रा अपने सेकंड बच्चे से प्रेग्नेंट थी और हॉस्ट ही उसका डिलीवरी करवा रहा था। हम देखते हैं कि उस वक्त कैसेंड्रा ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था जो नॉर्मल बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसके फेस डिफॉर्म थे, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रेडिएशन, और हॉस्ट अपनी बच्ची को सबसे छुपा कर पालने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके मुताबिक अगर उसकी बच्ची इस फेस के साथ बड़ी होगी तो लोग उसको बहुत ज्यादा बुली करेंगे। इनफैक्ट हॉस्ट का भी नाम खराब होगा कि देखो उसकी बच्ची कैसी है। इस बात से कैसेंड्रा तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बच्ची को एक नॉर्मल बच्ची की तरह पालना चाहती थी। लेकिन वो इवेंचुअली हॉस्ट की बात मान लेती है और तब से कैसेंड्रा अपने ही घर के किसी हिस्से में सीक्रेटली उसकी बेटी मार्गरेट को पाल रही थी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को ये लोग बता दिए कि कैसेंड्रा का दूसरा बच्चा मृत पैदा हुआ, जबकि रियलिटी ये थी कि मार्गरेट इस घर में सीक्रेटली पल रही थी। यानी वो अजीब सी दिखने वाली बच्ची जो कि लाइट ऑन ऑफ कर रही थी, वो कैसेंड्रा की बेटी मार्गरेट थी। अब मार्गरेट के साथ क्या हुआ ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो कि वीडियो में आगे आएगा। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में डेविड कैसेंड्रा पे हमला कर देता है और बदले में कैसेंड्रा उसे डाइनिंग रूम में लॉक कर उसकी उंगली काट देती है। फिर वो सभी को हॉस्टेज ले लेती है और सारे लोगों को अलग अलग कमरे में लॉक कर देती है। कैसेंड्रा यहाँ उनका मोबाइल वगैरह भी ले लेती है। वहीं मेंटल असाइलम में भी समीरा को उसके बच्चों की फिक्र हो रही थी और वो डरावने नाइटमेयर्स भी देखा करती थी। धीरे धीरे क्रिसमस का समय आ गया था, इसलिए समीरा डेविड को कॉल लगाकर उससे पूछती है कि आप लोग मुझसे मिलने कब आ रहे हो। लेकिन कॉल की दूसरी तरफ से डेविड काफी रूडली उससे बात करता है और कहता है कि वो और बच्चे घूमने आए हैं इन द माउंटेन्स, तो समीरा उन्हें कॉल करके परेशान ना करे। इससे समीरा बहुत हर्ट होती है, लेकिन डेविड ऐसा कैसेंड्रा के धमकाने पे कर रहा था जो उसके सामने ही एक हॉट आयरन लेके बैठी थी। अब समीरा को आभास होने लगता है कि घर पे शायद कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने वार्डन का फोन लेकर जूनो को कॉल करने का सोचती है, लेकिन वार्डन उसे अपना फोन
नहीं देती। वहीं कैसेंड्रा अब घर में सबको कैद कर लेती है और बाहर से बिल्कुल कांटेक्ट कट कर देती है। फिन तो इस सबसे काफी तंग आ गया था, लेकिन डेविड उसे स्ट्रांग रहने को बोलता है। फिन अब कैसेंड्रा के मन में ये बात डाल देता है कि क्रिसमस आ गई है तो उसे जूनो को कुछ गिफ्ट करना चाहिए ताकि उसके और जूनो के रिलेशंस अच्छे हों। अब कैसेंड्रा भी तो काइंड ऑफ ह्यूमन का ही ब्रेन है ना, तो वो भावनाओं में बह जाती है और डेविड को बाहर क्रिसमस ट्री लाने भेज देती है। अब यहाँ से कहानी बार बार अलग अलग लोगों पे फोकस करती है, लेकिन मैं एक एक करके सबकी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। सो यू सी, डेविड कार लेकर सीधे ट्रीज वाली शॉप में जाता है जहाँ उसे एमिली की मॉम क्रिस्टन मिलती है। डेविड यहाँ क्रिस्टन को बताने की कोशिश करता है कि एमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था वो समीरा ने नहीं किया था। अब डेविड सारी बातें क्रिस्टन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि कैसेंड्रा को ऑफ कर दो ना, क्या दिक्कत है। क्रिस्टन से पुलिस पे जाने को भी कहती है, जिसपे डेविड पागलों की तरह क्रिस्टन को कहता है कि मैं पुलिस नहीं बुला सकता, कैसेंड्रा सब देख रही है, इसलिए तुम बुला लो और उन्हें कहना कि डायरेक्टली डोर पे नॉक ना करे बल्कि चुपके से अंदर आए। डेविड के इस डिस्परेट बिहेवियर से क्रिस्टन डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वहीं जूनो भी अपने कपबोर्ड में छुपकर समीरा के दिए सीक्रेट फोन से उसे एक टेक्स्ट भेज देती है और वहीं हॉस्पिटल में समीरा कैसे भी वार्डन के पर्स से की निकाल लेती है, जिससे वो लॉकर खोलकर अपना फोन निकाल लेती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी ही ऑफ थी। समीरा बाकियों का सामान चेक करती है, जहां उसे फाइनली एक चार्जर मिलता है और अपने फोन से कनेक्ट कर वो फोन को स्विच ऑन कर लेती है। समीरा के फोन पे जूनो के कई सारे कॉल्स थे और समीरा भी वापस उसे कॉल करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश फोन की घंटी बज जाती है, जिसे कैसेंड्रा भी सुन लेती है। वहीं हॉस्पिटल में समीरा अपना फोन लेकर वार्डन को दिखाती है और कहती है कि उसकी डॉटर ने उसे कई बार कॉल लगाया है, तो वो उसे एक बार घर जाने दे। वार्डन भी उसकी बात मान लेती है और समीरा की घर जाने में मदद करने की सोचती है, लेकिन एन मौके पे कैसेंड्रा जूनो को ब्लैकमेल कर उससे समीरा को कॉल करवाती है, जो समीरा से कहती है कि वो लोग छुट्टी मनाने बाहर आए हैं और यही बात जूनो समीरा को फोन पे बताना चाहती थी। ये सुनते ही वार्डन समीरा को बाहर जाने नहीं देती, मतलब कैसेंड्रा अब समीरा को भी घर नहीं आने देगी। वहीं डेविड तो एक टाइमर पे काम कर रहा था, उससे जल्दी उसे घर आना था, तो वो घर लौटता है और सब सिचुएशन वापस कैसेंड्रा के कंट्रोल में था ना। हॉस्पिटल में समीरा को उसके बहन की हेलुसिनेशन आती है, जो समीरा को मोटिवेट करती है कि अगर कोई कैसेंड्रा को रोक सकता है तो वो समीरा ही है। खैर अब सीन शिफ्ट होकर कैसेंड्रा और बाकियों पे फोकस करती है, जो चुपचाप बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। तभी दरवाजे पे स्टीव आता है और कैसेंड्रा फिन को समझा देती है कि वो किसी भी हालत में स्टीव को कोई बात नहीं बताए और यहाँ से जाने को कहे, वरना जूनो की जान खतरे में आ जाएगी। फिन बड़े भारी मन से स्टीव को चले जाने को कहता है और स्टीव उदास तो था, लेकिन वो फिन को एक गिफ्ट जरूर देता है, विच वॉज अ म्यूजिक बॉक्स, जिसे देख फिन बहुत खुश होता है। यहाँ दोनों किस भी करते हैं, लेकिन स्टीव को इसके बाद घर से वापस जाना पड़ता है। खैर अब हॉस्पिटल में वार्डन समीरा को उसके कमरे में नहीं पाती और हम देखते हैं कि समीरा हॉस्पिटल से भाग एक बस में बैठ गई है, जिससे वो अब अपने घर आएगी। लेकिन ये बात कैसेंड्रा को भी पता चल जाती है और वो डेविड से कहती है कि उन्हें समीरा को हमेशा के लिए घर में आने से रोकना पड़ेगा। कैसेंड्रा ये काम डेविड को सौंपती है और बदले में जब डेविड उसकी बात का विरोध करता है तो कैसेंड्रा उसे चोटिल कर देती है। खैर अब समीरा घर आके सीधे बेसमेंट में घुसती है और चुपके से ऊपर चली जाती है। वहीं कैसेंड्रा डेविड से कहती है कि वो समीरा को खत्म कर दे और ये सब टेलीविजन में फिन देख लेता है कि समीरा घर में घुसी है और डेविड एक स्वॉर्ड जैसी चीज लेकर उसके पीछे लग गया है। बेसिकली कैसेंड्रा के डर से डेविड अपनी बीवी समीरा को ही मारने आगे बढ़ चुका था और ऐसे में डेविड और समीरा के बीच हाथापाई हो जाती है। डेविड समीरा को ऑलमोस्ट खत्म कर ही देता, लेकिन कैसे भी वो बच के भागती है। तभी छुपते हुए समीरा को एक सीक्रेट डोर मिलता है, जिसके अंदर एक रूम था और हम ये समझ पाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ कैसेंड्रा की बेटी मार्गरेट को रखा जाता होगा। तभी एकदम से कैसेंड्रा अपनी बेटी के कमरे में यानी इस जगह पे आती है और समीरा को स्टैब कर देती है। चोटिल समीरा कैसे भी गिरते पड़ते कैसेंड्रा की बेटी को डिस्कवर कर लेती है, जो कि कई सालों से यहीं लॉक्ड थी और अब तो बस उसकी कंकाल ही इस कमरे में थी ना। उस पॉइंट पे सीरीज का क्लाइमेक्स आता है और ये कहानी वापस से पास्ट में जाती है। पास्ट में कैसेंड्रा, हॉस्ट, बर्गिट और पीटर आमने सामने होते हैं और ये तभी हुआ था जब कैसेंड्रा ने बर्गिट पे हमला करा था। यहाँ रोबोट कैसेंड्रा अपने ऊपर हुए सारे मेंटल टॉर्चर का जिक्र करती है, मतलब जब वो ह्यूमन थी, लेकिन हॉस्ट तो अब भी बर्गिट की ही साइड लिए जा रहा था और वो सारे लोग मिलकर कैसेंड्रा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें जाने दे। द थिंग इज कि कैसेंड्रा अपने पति बर्गिट और पीटर को घर में ही लॉक कर चुकी थी, लेकिन हॉस्ट कैसेंड्रा को इमोशनल करके ये मनवा लेता है कि कैसेंड्रा घर ओपन करके इन्हें जाने दे। कैसेंड्रा इस शर्त पे मानी थी कि हॉस्ट अपने साथ मार्गरेट को भी लेके जाएगा और उसे एक नॉर्मल जिंदगी देगा। हॉस्ट भी वादा करता है कि हाँ, मैं मार्गरेट को अपने साथ ले चलूंगा, तुम उसे रूम से बाहर ले आओ। लेकिन जैसे ही कैसेंड्रा हाउस ओपन करके मार्गरेट को लाने अंदर गई, हॉस्ट मार्गरेट को छोड़ के भाग निकला और कार में पीटर मार्गरेट को ही वापस लाने की बात कर रहा था, जिस बहस के दौरान एक्सीडेंट हुई। दोस्तों अब आप कैसेंड्रा की पूरी कहानी समझ गए होंगे। इनफैक्ट आपको कैसेंड्रा की बेटी मार्गरेट के बारे में भी सब पता चल गया है। खैर प्रेजेंट टाइम में समीरा कैसेंड्रा की हालत समझती है कि कैसे वो हमेशा एज ए वाइफ एंड मदर अपने परिवार के लिए अवेलेबल रही, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा और दर्द ही मिला। कैसेंड्रा वापस से समीरा को हर्ट करने जा ही
ही रही थी कि समीरा उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि वो एक बहुत अच्छी माँ है। मतलब कैसेंड्रा बहुत कोशिश करी थी अपने बच्चों को बचाने की, लेकिन अब उसे जूनो और फिन के बारे में भी सोचना चाहिए जो अपनी माँ को ना पाकर पूरी लाइफ ट्रॉमेटाइज रहेंगे। मतलब अगर कैसेंड्रा समीरा को मार देती है तो ये बच्चे हमेशा कैसेंड्रा को उनके माँ की कातिल ही मानेंगे। समीरा ऐसे ही बहुत बातें करती है, मिन्नतें करती है, जिससे कैसेंड्रा फाइनली समीरा को आजाद कर देती है। मतलब कैसेंड्रा एक माँ तो थी ही, एंड ये कोई एआई नहीं बल्कि एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन है विद रोबोट्स एंड अदर मैकेनिकल स्टफ्स। तो आखिर में वो मान जाती है। ऑल्दो कैसेंड्रा यहाँ एक बात जरूर कहती है कि डेविड अच्छे से जानता था कि कैसेंड्रा कभी भी जूनो और फिन को चोट नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो उसे अपने बच्चों की तरह देखती है। ये सुनकर समीरा शॉक में आ जाती है क्योंकि समीरा को तो यही लग रहा था कि डेविड उस पर इसलिए हमला कर रहा था क्योंकि कैसेंड्रा के कब्जे में बच्चे हैं। लेकिन अगर डेविड को इस बात का आभास था कि कैसेंड्रा बच्चों को कभी चोट नहीं पहुंचाएगी तो फिर डेविड समीरा पे हमला क्यों कर रहा था? क्योंकि डेविड एक फट्टू इंसान था जिसे बस अपनी जान की फिक्र थी, यानी उसे डर था कि कैसेंड्रा उसे मार देगी, इसीलिए वो कैसेंड्रा की बात मानकर अपनी ही पत्नी को मारने के लिए तैयार था। खैर समीरा बाहर निकलकर अपने बच्चों से मिलती है। बाहर डेविड इन सब से कहने लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए वो समीरा पे हमला किया। लेकिन समीरा उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि समीरा को भी अब सच्चाई पता चल चुकी थी। तभी वहाँ गैस लीक होने लगती है और जैसे ही ये लोग भाग के घर से निकलते हैं कैसेंड्रा पूरे घर को जला देती है। इस सीन के बाद हमें कैसेंड्रा के आफ्टर लाइफ की थोड़ी सी पिक्चर दिखाई जाती है, या फिर कैसेंड्रा की ये कॉन्शियसनेस होगी जो कि अपनी बेटी मार्गरेट के साथ जा मिलती है और सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैसेंड्रा सीरीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और अब हम सीरीज से रिलेटेड कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में यही आता है कि डेविड समीरा को क्यों मारना चाहता था, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। इट्स सेफ टू से कि ये फैमिली इस घर से बच के निकल तो गई, लेकिन आगे फैमिली पक्का टूट जाएगी। आई मीन समीरा डेविड को छोड़ देगी और बच्चे भी शायद अपनी माँ का साइड ही लेंगे। वैसे डेविड और हॉस्ट पे हम थ्योरी सेक्शन में आगे थोड़ा और बात करेंगे। फॉर नाउ दूसरा सवाल यह है कि कैसेंड्रा की बेटी मार्गरेट की मौत कैसे हुई? जब कैसेंड्रा ने अपने बेटे पीटर को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा तो उसने खुद को स्विच ऑफ कर लिया था, या फिर जो कुछ भी हुआ उसके सर्किट्स में उससे वो स्विच ऑफ हो गई। और कैसेंड्रा के स्विच ऑफ होते ही घर के सारे अप्लायंसेस वगैरह भी बंद पड़ गए। अब मार्गरेट जो कि हमेशा घर में ही रही थी उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, और ऐसे में मैं मानता हूँ कि वो घर के अंदर भूखे प्यासे ही तड़प कर खत्म हो गई होगी। अब कैसेंड्रा की फैमिली को छोड़ से बर्गेट ही जानती थी कि उसकी एक बेटी है, लेकिन वो कभी भी मार्गरेट को बचाने के बारे में नहीं सोची क्योंकि वो हमेशा से ही एक होम रिकर थी और उसे कैसेंड्रा के दुख और दर्द से कोई मतलब नहीं था। तो हाँ, किसी को पता ही नहीं था कि घर में एक बच्ची भी रह रही है और इसीलिए किसी ने उसे बचाया ही नहीं। तीसरा सवाल ये कि कैसेंड्रा ने लैब में किसको इंटीमेट होते हुए देखा था? क्या वो हॉस्ट था या फिर कोई और? तो हाँ, कैसेंड्रा ने अपने ही पति को इंटीमेट होते हुए देखा था, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ काफी अंधेरा था। अगर हम व्यूअर्स ध्यान से देखें तो इस सीन में ब्लॉन्ड बालों वाली किसी लड़की को दिखाया गया था जो बर्गेट से ही मेल खाती है। तो हाँ, भले ही कैसेंड्रा उस वक्त इस बात को ना समझ पाई हो, लेकिन हम व्यूअर्स समझ ही गए थे कि हॉस्ट कैसेंड्रा पे चीट कर रहा था बर्गेट के साथ। नाउ अगला सवाल यह है कि कैसेंड्रा का मेन उद्देश्य क्या था? 1972 में अपने फैमिली स्पेशली अपनी बेटी और बेटे को खोने के बाद कैसेंड्रा खुद को ऑफ कर ली, और जब उसने समीरा की फैमिली में सेम पीटर के एज के फिन को देखा और अपने डॉटर के एज के जूनो को देखा तो उसकी ममता जाग गई होगी और वो समीरा के फैमिली को अपनाना चाहती थी। पहले उसका प्लान ये था कि वो समीरा को मेंटली इल साबित कर सारे घर वालों से दूर कर देगी, और जब ऐसा हो जाएगा तो वो सभी को संभाल लेगी, जिसके चलते उसे वापस एक फैमिली मिल जाएगी। लेकिन समीरा भी हार मानने वालों में से नहीं थी, तो कैसेंड्रा को अपने प्लान को मॉडिफाई करना पड़ा और फाइनली उसने समीरा को खत्म करने का सोचा। कैसेंड्रा ये सब कुछ डेविड के लिए नहीं बल्कि फिन और जूनो के लिए कर रही थी, लेकिन अंत में अगेन कैसेंड्रा की ममता जाग गई और वो इस परिवार को जाने दी। अब अगला सवाल कि क्या कैसेंड्रा को सच में कभी भी स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता था? तो जी हाँ, कैसेंड्रा हमेशा से खुद ही खुद को चलाती थी, जो कि सीरीज में एविडेंट था। जैसे हॉस्ट के पावर ऑफ करने पे भी वो शट डाउन नहीं हुई थी बल्कि शट डाउन होने का नाटक करती थी, स्टिल सब कुछ देखती रहती थी। वो तो कैसेंड्रा बाद में जाकर खुद ब खुद शट डाउन हुई थी जब उसे शॉक लगा था, मतलब उसका परिवार जब खत्म हो गया था। तो अगर कैसेंड्रा शट डाउन हो गई तो वो वापस से चालू कैसे हुई? यहाँ कई लोग मानते हैं कि फिन के ठीक करने पे कैसेंड्रा चालू हो गई वापस से, बट आई बिलीव कि कैसेंड्रा एक काइंड ऑफ पावर ऑफ स्टेट में थी जहां से वो खुद ब खुद चालू हुई जब घर के अंदर लोग आए, क्योंकि फिन जब सर्वर रूम में सब कुछ ऑन ऑफ कर रहा था तो वहां रेड लाइट अपने आप जल गई थी और उसके
बाद ही फिन जाके रोबोट के अंदर कुछ छेड़खानी किया जिससे कैसेंड्रा ऑन हो गई, मतलब ऑन पहले ही हो गई थी, रोबोट भी फंक्शनल हो गया। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये ऑन ऑफ का जो सारा खेल था ना, वो कैसेंड्रा खुद ही तय करती थी और किसी और का उस पर कंट्रोल नहीं था। तो हाँ, आप यहाँ ये मान सकते हैं कि फिन की छेड़खानी से कैसेंड्रा वाली रोबोट ऑन हुई होगी, लेकिन जो कैसेंड्रा का जो पूरा सिस्टम था घर के अंदर, वो हमेशा से अपने आप ही ऑन ऑफ हुआ करती थी। एंड शॉक के बाद जो वो एक हाइबरनेट स्टेट में चली गई थी, उससे वो वापस ऑन हुई जब घर के अंदर दूसरे लोग आए। अब बिजली ही काट दी जाए तो कैसेंड्रा फंक्शन करेगी या नहीं, इसका मुझे नहीं पता, शायद बैकअप बैटरी भी हो ना। आखिरी सवाल यह है कि कैसेंड्रा थी क्या? वेल, कैसेंड्रा फिजिकली एक रोबोट ही थी, लेकिन उसका माइंड या इंटेलिजेंस रियल लाइफ कैसेंड्रा का ही था। सीरीज के शुरुआत में हमें लगता है कि ये किसी तरह की एडवांस्ड एआई जैसी कुछ रोबोट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसेंड्रा एक एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन थी, जस्ट दैट कि पार्ट पुर्जे रोबोट वाले थे। अब इस सीरीज का एक डीपर मीनिंग है जहां दिखाया गया है कि रोबोट में अगर हम इंसानों की फीलिंग्स या माइंड डालेंगे तो वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रोबोट्स या फिर एआई के पास असीम ताकत है अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल करने की, और इस पे अगर उसे इंसानों का दिमाग मिल जाए तो इससे बुरा शायद ही कुछ हो सकता है। सीरीज में हमने कई बार कैसेंड्रा को झूठ बोलते हुए देखा, लोगों को मैनिपुलेट करते हुए देखा, और तो और सीधे थ्रेटन करते हुए भी देखा। विच सजेस्ट्स कि अगर रोबोट्स या एआई इंसानों जैसा सोचने लगे तो शायद इंसानों का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज हमें कई मूवीज के थ्रू बताई गई है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस है टर्मिनेटर। नाउ कहानी में हम दो मेल कैरेक्टर्स को देखते हैं, हुआ हॉस्ट एंड डेविड। हॉस्ट एक बुरा इंसान था जो कि अपने बेटे को गलत तरीके से ट्रीट करता था, देन अपनी बेटी को दुनिया से छुपा कर रखा क्योंकि वो नॉर्मल नहीं दिखती थी। इनफैक्ट हॉस्ट अपनी पत्नी तक पे चीट करता था और उसकी कद्र भी नहीं करता था। हॉस्ट के कारण ही कैसेंड्रा को कैंसर वगैरह हुआ, देन वो इतनी दब गई कि वो भी थोड़ा मेंटली अनस्टेबल होने लग गई थी। सीरीज में हम क्लियरली जान पाए कि कैसेंड्रा बचपन से बहुत स्मार्ट थी, लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रही थी जस्ट टू मैनेज द हाउस एंड किड्स। क्यों? क्योंकि हॉस्ट के हिसाब से यही एक सिंबल है फॉर द परफेक्ट फैमिली। हॉस्ट के लिए ही वाज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, और समाज उसके बारे में क्या सोचता है दैट वाज इंपॉर्टेंट। मतलब बीवी बच्चे किस हालत में है इससे हॉर्स को कोई मतलब नहीं था, एज लॉन्ग एज कि वो खुश है। तो भले कैसेंड्रा भी बुरी थी, मतलब वो भी कुछ गलत काम करी है थ्रू आउट द सीरीज इन अ ह्यूमन फॉर्म, बट स्टिल ये सब हॉर्स के कारण ही हो रहा था, और मेरे हिसाब से हॉस्ट यहाँ सबसे इविल था। अब हॉस्ट की तरह डेविड भी सेल्फिश था, और अंत में ये एकदम क्लियर हो गया कि डेविड अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी तक को मारने के लिए तैयार था। इसके अलावा पूरे सीरीज के दौरान डेविड कभी भी अपनी पत्नी पे भरोसा ही नहीं किया। मतलब समीरा बार बार बता रही थी कि कैसेंड्रा इज इविल, लेकिन डेविड कभी भी उसकी बात को माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि डेविड के लिए कैसेंड्रा बहुत सारे काम कर रही थी, घर का सब कुछ हैंडल कर रही थी, तो इसी कन्वीनियंस के लिए डेविड अपनी बीवी तक की बात नहीं मान रहा था। डेविड की थिंकिंग इतनी वन डिमेंशनल थी कि वो समीरा की बहन के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोला था, जिसे सुन के ही कैद समाप्त हुई थी। इन शॉर्ट, डेविड एक अच्छा हस्बैंड नहीं था, ना ही एक अच्छा पिता था। जस्ट दैट डेविड प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम करता था, एंड इन जनरल ही वाज अ कूल पर्सन, लेकिन उस कूल पर्सन के अंदर जो एक रियल एक्चुअल पर्सनालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। कहानी में मैस्कुलिनिटी, पैट्रियार्की, जेंडर रोल्स वगैरह पे बात करी गई है, विच एड्स एक्स्ट्रा स्पाइस टू द सीरीज। हमें यहाँ दिखाया गया है कि कैसे ओवर द जनरेशंस यानी 1970s में एंड देन प्रेजेंट टाइम में भी हॉस्ट या डेविड वर द रियल टॉक्सिक वंस। कैसेंड्रा तो प्रताड़ित होकर ऐसी बन गई थी, और एंड तक वो प्योर इविल बन चुकी थी। ऑल्दो एंड में कैसेंड्रा की ममता फिर से जरूर जागी, वहीं अगर हॉस्ट को देखें तो मरने से पहले तक वो अपनी बेटी को छोड़ के ही भाग रहा था। देन समीरा एंड तक अपने फैमिली की फिक्र कर रही थी, लेकिन डेविड तो अपनी जान बचाने के लिए समीरा को ही समाप्त करने वाला था। सो यस, सर्टेनली वी कैन ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन दीज टू फैमिलीज, जो कि एक 1970s में थी और एक करंट टाइम में। एज अ होल मुझे कैसेंड्रा सीरीज काफी अच्छी लगी, और नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है, तो आप भी एक होलसम एक्सपीरियंस के लिए इसे देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।